हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाय एमसीक्यू में। जैसा कि आप जानते हैं हमारी क्लास 11th की बुक है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। उसकी हमारी एमसीक्यू सीरीज चल रही है और उसमें अभी तक हमने 7 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 8 जिसका नाम है वायुमंडल का संगठन तथा संरचना। तो उम्मीद करती हूँ कि आप ये चैप्टर पहले पढ़ के आए होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में दूसरी सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित है। ऑप्शन 1 है नाइट्रोजन, बी है ऑक्सीजन, सी है कार्बन डाइऑक्साइड, डी है आर्गन। तो कौन सी गैस है जो वायुमंडल में दूसरी सर्वाधिक पूछा है यहाँ पे। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कि वायुमंडल में गैसों का प्रतिशत कितना कितना है। सर्वाधिक मात्रा में है, जो प्रथम है सबसे ज़्यादा है वो है नाइट्रोजन, कितना है 78.8%। इसके बाद में दूसरे नंबर पे आती है ऑक्सीजन जिसका कितना प्रतिशत है, ये है 20.95%। इसके बाद में है तीसरे नंबर पे कौन सी गैस आती है, ये आती है ऑर्गन। ऑर्गन का प्रतिशत कितना है, ये 0.93% है। और इसके बाद में आती है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, ये है 0.036%। ठीक है, तो ये चारों हमें आनी ही चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है उल्टा सीधा, देखिए कि भाई कम से अधिक से कम की ओर या कम से अधिक की ओर कौन सी गैसों की मात्रा सर्वाधिक है, कौन सी की कम है, इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है। जैसे क्वेश्चन में पूछा है कि दूसरी सर्वाधिक कौन सी है, तो कौन सी हो जाएगी, ऑक्सीजन। सबसे ज़्यादा तो है नाइट्रोजन, दूसरे नंबर पे है ऑक्सीजन, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल के संगठन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है वायुमंडल के कुल द्रव्यमान का 99% भाग पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है। दूसरा है वायुमंडल में 90 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस सौर विकिरण के लिए अपारदर्शी लेकिन पार्थिव विकिरण के लिए पारदर्शी होती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है, यहाँ पूछा सही नहीं है। पहला है ए है केवल 3, बी है 1 और 2, सी है 2 और 3, डी है केवल 2। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा। इसमें पूछा है कि वायुमंडल के संगठन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है। तो पहला था वायुमंडल के कुल द्रव्यमान का 99% भाग पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है, तो पहला इसका सही हो जाएगा। दूसरा है वायुमंडल में 90 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। देखो ऑक्सीजन की मात्रा 90 किलोमीटर तक नहीं होती, 90 किलोमीटर तक पाई जाती है CO2 और जलवाष्प की मात्रा 90 किलोमीटर तक पाई जाती है और ऑक्सीजन की पाई जाती है 120 किलोमीटर तक। ठीक है, तो दूसरा इसका गलत हो जाएगा। तीसरा था कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस सौर विकिरण के लिए अपारदर्शी लेकिन पार्थिव विकिरण के लिए पारदर्शी होती है। तो देखो क्या होता है कि जैसे ये धरातल है, ठीक है, और वायुमंडल में पाई जाती है CO2। ठीक है, तो CO2 क्या करती है कि जो सूर्य है सौर विकिरण के लिए क्या होती है, पारदर्शी होती है, और जो पार्थिव विकिरण वापस जो पृथ्वी से टकरा कर जाती हैं उनके लिए अपारदर्शी होती है। इसीलिए क्या होता है कई बार कि CO2 की मात्रा बढ़ने से क्या होता है कि जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ जाती है। ठीक है, तो कौन सा दूसरा गलत हो जाएगा, सॉरी तीसरा भी गलत है और दूसरा भी गलत है और पहला सही है इसका। इसमें पूछा है कौन सा सही नहीं है, मतलब कौन सा असत्य है, तो 2 और 3 असत्य हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवाष्प के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। ऑप्शन ए है जलवाष्प की मात्रा वायुमंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ बढ़ती है। बी है विषुवतवर्त से ध्रुवों की तरफ जाने पर जलवाष्प की मात्रा कम होती जाती है। सी है यह पृथ्वी से निकलने वाले ताप को संग्रहित करती है। डी है जलवाष्प वायु को स्थिर और अस्थिर होने में भी योगदान देती है। तो कौन सा असत्य हो जाएगा इसका, जलवाष्प के संबंध में कौन सा ऑप्शन गलत है। पहला क्या था कि जलवाष्प की मात्रा वायुमंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ बढ़ती है, नहीं, ऊंचाई बढ़ने के साथ बढ़ती नहीं है, घटती है। ठीक है,
क्योंकि जो जलवाष्प की मात्रा है वो लगभग धरातल के पास में ज़्यादा सघन अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, और जैसे जैसे हम धरातल से ऊपर की ओर जाते जाते हैं तो जो जलवाष्प है उसकी मात्रा घटती जाती है। तो पहला ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। दूसरा क्या था कि विषुवत से ध्रुवों की तरफ जाने पर जलवाष्प की मात्रा कम होती जाती है। तो ये सही बात है। जब हम 0 डिग्री से 90 डिग्री यानी ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, जलवाष्प की मात्रा कम होती जाती है। तीसरा है सी था कि यह पृथ्वी से निकलने वाले ताप को संग्रहित करती है। ये बिल्कुल सही है। जो जलवाष्प है जो पृथ्वी से निकलने वाले ताप को संग्रहित करती है और जो सूर्य ताप है उसको अवशोषित करती है। ठीक है, तो इस तरह से क्या करती है, ये एक कंबल की तरह कार्य करती है। जो जलवाष्प है वो क्या करती है, एक कंबल की तरह कार्य करती है, यानी धरातल को ना अधिक गर्म होने देती है ना ही अधिक शीतल होने देती है। तो ऑप्शन सी भी सही है इसका। डी था कि जलवाष्प वायु को स्थिर और अस्थिर होने में भी योगदान देती है। तो डी भी सही हो जाएगा। कैसे, जब वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा अधिक हो जाती है तो अस्थिर अवस्था में, मतलब वायुमंडल में अस्थिरता होती है, और जब जलवाष्प की मात्रा कम होती है तो वायुमंडल में दशाएं स्थिर अवस्था में होती हैं। देखो, जलवाष्प के कारण ये क्या होता है कि जो मौसमी दशाओं को, जो जलवाष्प है ये क्या करती है, मौसमी दशाओं को नियंत्रित करती है। मौसमी दशाओं को नियंत्रित भी करती है जलवाष्प। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी ए असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल के संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले धूल कणों के संबंध में कौन सा कथन सही है। एक है, धूल कण मुख्य रूप से वायुमंडल के ऊपरी भाग में मौजूद होते हैं। दूसरा है, धूल कणों का सबसे अधिक जमाव उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेशों में सूखी हवा के कारण होता है। तीसरा है, धूल कण वायुमंडल में आर्द्रता ग्राही केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। तो कौन सा कोड सही हो जाएगा। ऑप्शन ए है केवल एक, बी है केवल 3 और 2, सी है केवल 1 और 2, डी है ये सभी। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा कि वायुमंडल के संगठन में धूल कणों के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो पहला इसमें पूछा था कि इसमें पहला है कि धूल कण मुख्य रूप से वायुमंडल के ऊपरी भाग में मौजूद होते हैं। नहीं, ऊपरी भाग में नहीं, ये होते हैं निचले भाग में। निचले भाग में। ठीक है, तो पहला इसका गलत हो जाएगा। दूसरा है, धूल कणों का सबसे अधिक जमाव उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेशों में सूखी हवा के कारण होता है। तो दूसरा इसका सही है। कैसे होता है कि जो विषुवत रेखा से, मतलब उत्तरी गोलार्ध दक्षिण गोलार्ध में जो उपोष्ण और शीतोष्ण कटिबंध वाले क्षेत्र हैं वहाँ क्या होता है, अधिकतर ज़्यादातर क्षेत्र में क्या मरुस्थल फैले हुए हैं। तो वहाँ पे जो मरुस्थल हैं वो वनस्पति विहीन हैं। तो उससे क्या होता है कि जब यहाँ पर हवाएं चलती हैं तो वह अपने साथ धूल कणों को उड़ाकर ले जाती हैं, और ये धूल कण जो है वायुमंडल में तैरते रहते हैं। तो सबसे अधिक जमाव धूल कणों का कहाँ हो जाएगा, उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेशों में सूखी हवा के कारण। तो दूसरा इसका सही हो जाएगा। तीसरा था कि धूल कण वायुमंडल में आर्द्रता ग्राही केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। जो धूल कण होते हैं वो आर्द्रता ग्राही केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। फिर क्या होता है कि जो जलवाष्प की मात्रा होती है वो इन धूल कणों के चारों ओर संघनित होकर बादलों का निर्माण करती है। तो तीसरा भी इसका सही है। तो पहला गलत हो जाएगा, दूसरा तीसरा सही है। इसमें पूछा है कौन सा सही है, 2 और 3, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल को तापमान के आधार पर कितने स्तरों में बांटा गया है। ऑप्शन ए है 5, बी है 2, सी है 3, डी है 4। तो कितने स्तरों में बांटा गया है, ये तो इजी सा ही क्वेश्चन है, लेकिन इसका आधार क्या होता है। ठीक है, इनका आधार होता है तापमान। तो कौन सा, जैसे हम डायग्राम में देख पा रहे हैं साइड में, सबसे पहले होता है सौरमंडल, उसके बाद में है समताप मंडल, उसके ऊपर है मध्य मंडल, और इसके ऊपर है बाह्य मंडल जिसको आयन मंडल भी कहा जाता है। ठीक है, आयन मंडल, और सबसे लास्ट में है बहिर्मंडल, यानी 5 स्तरों में बांटा गया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो सौरमंडल है इसकी ऊंचाई कितनी होती है, लगभग धरातल से लगभग 13 किलोमीटर, औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर तक है इसकी। ठीक है, और जो अगर इसका पूछे कि जो सौरमंडल है
इसका ध्रुवों पर तो है इसकी ऊंचाई लगभग 18 किलोमीटर, और जो विषुवत रेखा है उसके ऊपर है इसकी 8 किलोमीटर, सॉरी जो विषुवत रेखा है उस पर 18 किलोमीटर है 0 डिग्री अक्षांश पर, और 90 डिग्री जो ध्रुव है 90 डिग्री पर वहाँ है 8 किलोमीटर। ठीक है, और औसत ऊंचाई पूछे तो इसकी है 13 किलोमीटर। फिर इसके ऊपर है समताप मंडल। समताप मंडल की मोटाई कितनी है? 13 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक। ठीक है, फिर उसके बाद में है मध्यमंडल। मध्यमंडल की मोटाई है 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर। फिर है बाह्य मंडल या आयन मंडल, जिसकी मोटाई है 80 से 400 किलोमीटर तक। ठीक है, और जो हम डायग्राम में ये जो लाइन देख पा रहे हैं, ये जो मंडल हैं उनके तापमान को दर्शाती है। जैसे जो क्षोभ मंडल है उसमें क्या होता है कि ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटता जाता है, और इसमें मतलब सामान्य पतन की दर है, ये सामान्य ताप पतन की दर है। जैसे 165 मीटर की ऊंचाई पर कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घट जाता है? 1 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल की विभिन्न परतों को नीचे से ऊपर की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें। पहला है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। कूट दिए हुए हैं। ए में है 3 1, सॉरी यहाँ 2 आएगा, 3 1 2 4 5। बी है 1 2 3 5 4। सी है 1 2 3 4 5। डी है 2 1 3 4 5। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? हमने लास्ट के क्वेश्चन में देखा है डायग्राम में कि सबसे पहले क्षोभ मंडल है, इसने पूछा है कि नीचे से ऊपर की ओर, तो सबसे पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, मध्य मंडल, बहिर्मंडल या आयन मंडल, सॉरी बाह्य मंडल या आयन मंडल, फिर है बहिर्मंडल। तो कौन सा आंसर सही हो जाए इसका? 1 2 3 4, ये जो दिया हुआ है ये सही क्रम में ही दिया हुआ है, तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथन ए व कारण आर को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन है इसका, क्षोभमंडल की मोटाई, सर्वाधिक मोटाई ध्रुवों की अपेक्षा विषुवत रेखा पर पाई जाती है। कारण है विषुवत रेखा पर तेज वायु प्रवाह के कारण ताप का अधिक ऊंचाई तक संवहन किया जाता है। कूट दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी है ए सही है किंतु आर गलत है। डी है ए गलत है किंतु आर सही है। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसका? इसमें पूछा है कि क्षोभ मंडल के बारे में कि क्षोभ मंडल की मोटाई जो है ध्रुवों की अपेक्षा विषुवत रेखा पर पाई जाती है, तो कथन इसका बिल्कुल सही है। जैसे ये धरातल है, ठीक है, और ये है क्षोभ मंडल, तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई ये है 0 डिग्री अक्षांश विषुवत रेखा, और यहाँ है ध्रुव 90 डिग्री पर क्या है? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो क्या होता है कि जो क्षोभ मंडल है उसकी जो ऊंचाई है 0 डिग्री अक्षांश पर तो होती है लगभग 18 किलोमीटर, ठीक है, और जो ध्रुव हैं वहाँ पर है लगभग 8 किलोमीटर, और इसकी औसत ऊंचाई पूछे तो ये है 13 किलोमीटर, ठीक है। तो इसकी मोटाई पहली सही है। दूसरा पूछा इसमें कि विषुवत रेखा पर तेज वायु प्रवाह के कारण ताप का अधिक ऊंचाई तक संवहन किया जाता है, तो कारण भी इसका सही है और व्याख्या भी इसकी सही कर रहा है। कैसे कर रहा है कि जो विषुवत रेखा है यहाँ पर टेम्परेचर अधिक होने के कारण क्या होता है, हवाएं गर्म होकर संवहनीय धाराओं के रूप में ऊपर उठती हैं, और जो ऊपर उठती जाती हैं जिससे क्या होता है कि जो क्षोभ मंडल है उसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है। और एक कारण ये भी है कि 0 डिग्री अक्षांश पे गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर पाए जाने वाले गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में कम भी होता है, ठीक है। और जो विषुवत रेखाएं जो 90 डिग्री ध्रुव हैं वहाँ पर क्या होता है कि हवाएं ठंडी होकर नीचे की तरफ बैठती हैं, जिससे क्या होता है यहाँ पे क्षोभ मंडल की मोटाई कम हो जाती है। तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन क्षोभ मंडल के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन ए है ध्रुवों पर इसकी मोटाई सबसे अधिक होती है। बी है सतह से इसकी औसत ऊंचाई लगभग 13 किलोमीटर है। सी है मौसमी परिवर्तन इस मंडल की प्रमुख विशेषता है। डी है जैविक क्रिया के लिए यह मंडल महत्वपूर्ण है। तो अभी हमने देखा
क्षोभमंडल के बारे में कौन सा सही नहीं है कि ध्रुवों पर इसकी मोटाई सबसे अधिक होती है। नहीं, सबसे अधिक नहीं होती, ये होती है सबसे कम होती है। सबसे अधिक तो होती है विषुवत रेखा पर, ठीक है। तो पहला इसका गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। बी था कि सतह से इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है, ये हमने लास्ट के क्वेश्चन में भी देखा है। सी था कि मौसमी परिवर्तन इस मंडल की प्रमुख विशेषता है, तो सी भी सही है क्योंकि इसमें अनेक धूल कण, जलवाष्प, जो भी मौसमी परिवर्तन होते हैं, मौसमी परिवर्तन संबंधी घटनाएं क्षोभमंडल में होती हैं। डी था कि जैविक क्रियाओं के लिए यह मंडल अति महत्वपूर्ण है, तो ऑप्शन डी भी सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका गलत है, तो आंसर ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुवत के ऊपर क्षोभ सीमा में हवा का तापमान होता है। ऑप्शन ए है -100 डिग्री सेल्सियस, बी है -80 डिग्री सेल्सियस, सी है -50 डिग्री सेल्सियस, डी है -45 डिग्री सेल्सियस। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसका? इसमें पूछा है कि क्षोभ सीमा के ऊपर हवा का तापमान कितना होता है। जैसे अभी हमने लास्ट के क्वेश्चन में देखा है, ये है धरातल अपना, ठीक है, और ये है 0 डिग्री अक्षांश और ये है 90 डिग्री अक्षांश ध्रुव, और ये है 0 डिग्री अक्षांश। तो 0 डिग्री अक्षांश पे क्या होता है कि यहाँ पर तापमान अधिक होने के कारण हवाएं गर्म होकर संवहनीय धाराओं के रूप में ऊपर उठती हैं, जिससे क्या होता है कि जो क्षोभ सीमा है उसकी ऊंचाई थोड़ी अधिक होती है। तो ऊंचाई अधिक होने के कारण क्या होता है, देखो हमने देखा था कि ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, तो ऊंचाई अधिक होने के कारण यहाँ लगभग -80 डिग्री सेल्सियस तापमान पाया जाता है। जो विषुवत रेखा है वहाँ पर 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पाया जाता है, और जो ध्रुव हैं वहाँ पर क्षोभ सीमा की ऊंचाई कम होने के कारण क्या होता है, यहाँ पर लगभग -45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पाया जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन मतलब 2 बार, एक बार लैब असिस्टेंट में और उसमें जो स्कूल लेक्चरर है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? विषुवत के ऊपर क्षोभ सीमा में हवा का तापमान कितना होता है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, -80 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। एक है, इस संस्तर में धूल कण तथा जलवाष्प मौजूद होते हैं। दूसरा है, इस संस्तर में मौसम में परिवर्तन होता है। तीसरा है, जैविक क्रिया के लिए यह संस्तर सबसे महत्वपूर्ण है। उपयुक्त कथन संबंधित हैं। ऑप्शन ए है क्षोभमंडल से, बी है समताप मंडल से, सी है मध्य मंडल से, डी है आयन मंडल से। तो ये तो अभी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पीछे थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया था और यहाँ थोड़ा अलग तरीके से है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन हैं और बाकी के कुछ क्वेश्चन और बच गए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, वो हम आगे की वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।